भारत को फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की जरूरत क्यों है? हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने एक अहम पड़ाव हासिल किया। इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सुनने में यह शब्द बहुत बड़ा लगता है, जैसे कोई अंतिम मंजिल हासिल हो गई हो, लेकिन असलियत इससे अलग है। क्रिटिकलिटी अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। और यहीं से शुरू होती है भारत की परमाणु ऊर्जा की एक बेहद दिलचस्प, जटिल और दूरगामी कहानी। यह सिर्फ एक रिएक्टर की कहानी नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा, सीमित यूरेनियम भंडार और विशाल थोरियम संसाधनों तक पहुंचने की रणनीति की कहानी है। अब अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, तो सबसे सीधा जवाब होगा, वो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाता है। लेकिन यह जवाब अधूरा है। असली बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक नियंत्रित चेन रिएक्शन चलाता है, और इसी नियंत्रित चेन रिएक्शन से गर्मी पैदा होती है, जो आगे चलकर बिजली में बदलती है। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। हर पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बना होता है। परमाणु के बीच में उसका नाभिक होता है। कुछ भारी तत्व जैसे यूरेनियम ऐसे होते हैं जिनके नाभिक को अगर सही ढंग से तोड़ा जाए तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन कहा जाता है। जब यूरेनियम का एक परमाणु टूटता है तो उससे सिर्फ ऊर्जा ही नहीं निकलती, बल्कि कुछ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन आगे दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, उन्हें भी तोड़ते हैं, और फिर वहां से भी और न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस तरह एक सिलसिला चल पड़ता है। इसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। जब ये चेन रिएक्शन इस तरह चलने लगती है कि एक फिशन से निकले न्यूट्रॉन आगे कम से कम एक और फिशन को कायम रख सके, तब रिएक्टर क्रिटिकल कहलाता है। यानी अब रिएक्शन टिकाऊ हो गई है। लेकिन क्रिटिकल का मतलब ये नहीं कि रिएक्टर अब पूरी ताकत से बिजली देने लगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके अंदर प्रतिक्रिया स्थिर हो चुकी है और अब वो परीक्षण के अगले चरणों के लिए तैयार है। इसलिए जब कहा जाता है कि किसी रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली, तो हमें समझना चाहिए कि ये उपलब्धि महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ये यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। इसके बाद महीनों तक कम शक्ति पर संचालन किया जाता है। हर पैरामीटर देखा जाता है। तापमान कैसा है, न्यूट्रॉन व्यवहार कैसा है, कूलिंग सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं, कंट्रोल रॉड्स ठीक प्रतिक्रिया दे रही हैं या नहीं, सुरक्षा सीमाएं स्थिर हैं या नहीं। जब इंजीनियरों को भरोसा हो जाता है कि सब कुछ डिजाइन के मुताबिक है, तभी रिएक्टर को धीरे धीरे व्यावसायिक संचालन की तरफ बढ़ाया जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत में पहले से चल रहे रिएक्टर कौन से हैं और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उनसे अलग कैसे है। भारत के अधिकतर वर्तमान परमाणु रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं, जिन्हें संक्षेप में PHWR कहा जाता है। ये रिएक्टर मुख्य रूप से प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में बहुत बड़ा हिस्सा यूरेनियम 238 का होता है और बहुत छोटा हिस्सा यूरेनियम 235 का। असल में फिशन के लिए ज्यादा उपयोगी भाग यूरेनियम 235 होता है। लेकिन एक समस्या है, फिशन से निकलने वाले न्यूट्रॉन बहुत तेज होते हैं। PHWR में इन न्यूट्रॉनों को धीमा करना पड़ता है ताकि वे यूरेनियम 235 के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकें। यही काम हैवी वाटर करता है। यह न्यूट्रॉनों की गति कम करता है। फिर वही प्रक्रिया गर्मी पैदा करती है। गर्मी से भाप बनती है, भाप टरबाइन घुमाती है और टरबाइन बिजली बनाती है। लेकिन इस मॉडल की एक सीमा है। ऐसे रिएक्टरों में डाला गया ईंधन पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता। उसका बहुत छोटा हिस्सा ही वास्तविक फिशन में भाग लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ईंधन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। और यही वो बिंदु है जहां फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की अहमियत सामने आती है। अब समझते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम में फास्ट और ब्रीडर दोनों शब्द क्यों हैं। फास्ट इसलिए क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों को धीमा नहीं किया जाता, वे तेज ही रहते हैं। ब्रीडर इसलिए क्योंकि ये रिएक्टर जितना ईंधन खपत करता है, उससे अधिक उपयोगी ईंधन पैदा करने की क्षमता रखता है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास ऐसी मशीन हो जो बिजली भी बनाए और साथ ही भविष्य के लिए नया ईंधन भी तैयार करती चले। यानी वो सिर्फ खपत नहीं कर रही, बल्कि आगे की क्षमता भी बढ़ा रही है। यही मूल विचार फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के पीछे है।
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आमतौर पर प्लूटोनियम आधारित ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इसके चारों तरफ एक परत होती है जिसे ब्लैंकेट कहा जाता है। इस ब्लैंकेट में आमतौर पर यूरेनियम 238 जैसा पदार्थ होता है। जब तेज न्यूट्रॉन इस परत से टकराते हैं तो ये पदार्थ बदलकर प्लूटोनियम जैसे नए उपयोगी ईंधन में परिवर्तित हो सकता है। यानी रिएक्टर सिर्फ ऊर्जा पैदा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के लिए फ्यूल भी तैयार कर रहा है। यही कारण है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ज्यादा कुशल माना जाता है। ये ईंधन का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है और यही कारण है कि भारत जैसे देश के लिए इसकी रणनीतिक महत्ता बहुत बढ़ जाती है। अब यहां से बात जुड़ती है भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से। ये कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की सोच से जुड़ा माना जाता है। इस कार्यक्रम का आधार एक बहुत सरल लेकिन दूरदर्शी समझ थी। भारत के पास यूरेनियम सीमित है, लेकिन थोरियम प्रचुर मात्रा में है। इसलिए भारत को ऐसा रास्ता चाहिए था जो अंततः उसे थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा तक पहुंचा सके। इस कार्यक्रम का पहला चरण है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इनमें प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनती है और साथ ही कुछ प्लूटोनियम भी पैदा होता है। दूसरा चरण है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें पहले चरण से मिले प्लूटोनियम और दूसरे उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करके और अधिक प्लूटोनियम और आगे के लिए उपयोगी ईंधन, साथ ही बिजली पैदा की जाती है। तीसरा और अंतिम चरण है थोरियम आधारित रिएक्टर। इसमें भारत अपने विशाल थोरियम संसाधनों को परमाणु ऊर्जा के स्थायी आधार में बदलने की कोशिश करता है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस पूरी योजना का बीच का पुल है। पहला चरण उसे कच्चा आधार देता है, तीसरा चरण उसकी अंतिम मंजिल है और दूसरा चरण यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन दोनों को जोड़ता है। अगर ये पुल कामयाब नहीं होता तो थोरियम तक पहुंचने की भारत की योजना अधूरी रह सकती है। अब यहां एक बिल्कुल स्वाभाविक सवाल पैदा होता है, अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इतने उपयोगी हैं तो दुनिया भर में ये बहुत बड़े पैमाने पर क्यों नहीं अपनाए गए? इसका जवाब है तकनीकी जटिलता, सुरक्षा चुनौतियां, बहुत ऊंची लागत और लंबे समय तक स्थिर संचालन की कठिनाई। भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तरल सोडियम यानी लिक्विड सोडियम को कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कूलेंट का काम है रिएक्टर के भीतर बनी गर्मी को बाहर ले जाना। तरल सोडियम का फायदा यह है कि वह ऊंचे तापमान पर बहुत प्रभावी ढंग से गर्मी को ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही उसे पानी की तरह बहुत अधिक दबाव में रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहीं सबसे बड़ा जोखिम भी छिपा है। सोडियम पानी और हवा के संपर्क में बहुत तेज प्रतिक्रिया करता है। अगर कहीं रिसाव हो जाए तो आग लग सकती है, गंभीर दुर्घटना हो सकती है और पूरे सिस्टम पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे रिएक्टर में पाइप, पंप, टैंक, वॉल्व, सील, मॉनिटरिंग सिस्टम, हर चीज असाधारण स्तर की सटीकता और सुरक्षा मांगती है। यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कोई साधारण औद्योगिक मशीन नहीं है। ये ऐसी तकनीक है जिसमें छोटी सी त्रुटि भी बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए इसे बनाना, चलाना और सुरक्षित रखना, तीनों ही काम बेहद कठिन है। दुनिया का अनुभव भी यही बताता है। जापान के मोंजू रिएक्टर में सोडियम रिसाव और आग की घटना हुई थी। फ्रांस का सुपरफेनिक्स रिएक्टर भी तकनीकी समस्याओं और ऊंची लागत की वजह से लंबे समय तक विवादों में रहा। रूस ने जरूर कुछ फास्ट रिएक्टरों को चलाया है, लेकिन कुल मिलाकर यह तकनीक अब भी जटिल, महंगी और सीमित मानी जाती है। तो फिर भारत क्यों इस रास्ते पर बना हुआ है? क्योंकि भारत के लिए यह केवल आज की बिजली का सवाल नहीं है, ये आने वाले दशकों की ऊर्जा स्वतंत्रता का सवाल है। ये इस बात का सवाल है कि क्या भारत अपने सीमित यूरेनियम संसाधनों के बावजूद एक लंबी अवधि की परमाणु नीति बना सकता है, और यह भी कि क्या वो अपने विशाल थोरियम संसाधनों तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर सकता है। भारत के लिए ऊर्जा सिर्फ उत्पादन का मुद्दा नहीं है, ये विकास, उद्योग, शहरीकरण, जीवन स्तर और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता का मुद्दा है। कोयला है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। तेल और गैस हैं, लेकिन उनमें आयात निर्भरता है।
सौर और पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन वे हर समय एक जैसी उपलब्ध नहीं रहती। ऐसे में परमाणु ऊर्जा एक स्थिर, बड़ी और कम कार्बन वाली ऊर्जा क्षमता प्रदान कर सकती है, लेकिन तब जब उसका ईंधन स्रोत भी दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ हो, और भारत की नजर यहीं थोरियम पर जाती है। अब वापस आते हैं कलपक्कम के PFBR पर। यह रिएक्टर सिर्फ एक प्लांट नहीं है, यह दशकों की योजना, अनुसंधान, इंजीनियरिंग और नीति का परिणाम है। इसकी कल्पना बहुत पहले की गई थी, इसके निर्माण में लंबा समय लगा, लागत बढ़ी, समय सीमाएं पीछे खिसकी और रास्ते में कई तकनीकी मुश्किलें आईं। लेकिन इसके बावजूद भारत ने इस परियोजना को जारी रखा, क्योंकि यह सिर्फ बिजली घर नहीं बल्कि तकनीकी क्षमता का प्रमाण भी है। जब इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की तो इसका मतलब था कि उसके अंदर नियंत्रित, स्थिर और टिकाऊ परमाणु चेन रिएक्शन स्थापित हो चुकी है। यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग माइलस्टोन है, लेकिन इसके बाद भी एक लंबा चरण बाकी रहता है। अब इंजीनियर इसे कम शक्ति पर चलाएंगे। वे देखेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में इसका व्यवहार कैसा है, तापमान कैसे बदलता है, न्यूट्रॉन फ्लक्स कैसे प्रतिक्रिया करता है, कूलिंग सिस्टम कितना स्थिर है, सुरक्षा व्यवस्थाएं किस हद तक विश्वसनीय हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देता है। सिस्टम के हर हिस्से को धैर्यपूर्वक परखा जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसकी शक्ति बढ़ाई जाएगी, फिर नियामक स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अंततः इसे व्यावसायिक संचालन की दिशा में ले जाया जाएगा। व्यावसायिक संचालन का मतलब होता है कि रिएक्टर अब केवल परीक्षण स्तर की उपलब्धि नहीं है, बल्कि वो लगातार, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से बिजली ग्रिड को सप्लाई करने में सक्षम है। यानी वो प्रयोगशाला मानसिकता से निकलकर वास्तविक औद्योगिक बिजली उत्पादन की भूमिका में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यहीं एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यह तकनीक आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आकर्षक लगते हैं। वे ईंधन का बेहतर उपयोग करते हैं, नया फ्यूल पैदा करने की क्षमता रखते हैं, लंबी अवधि की रणनीति में फिट बैठते हैं। लेकिन निर्माण महंगा है, संचालन जटिल है, सुरक्षा व्यवस्था कठिन है और देरी परियोजना को और महंगा बना देती है। इसलिए किसी भी फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम का असली मूल्यांकन केवल वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन, लागत, सुरक्षा और समय सीमा से होता है। यानी तकनीक का सिद्धांत सफल होना एक बात है और उस तकनीक का बड़े पैमाने पर व्यावहारिक साबित होना दूसरी बात। भारत के सामने अब दो बड़ी परीक्षाएं हैं। पहली, क्या वो इस रिएक्टर को सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय तरीके से चला सकता है? दूसरी, क्या वो इसे आर्थिक रूप से उचित साबित कर सकता है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब सकारात्मक निकलता है तो भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम नई गति पकड़ सकता है और तब थोरियम आधारित भविष्य की दिशा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अगर यह मॉडल सफल होता है तो भारत केवल एक रिएक्टर नहीं चलाएगा, वो एक ऐसी परमाणु राह को मजबूत करेगा जो उसके अपने संसाधनों, अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप होगी। और अगर यह मॉडल सफल नहीं होता तो ये एक बड़ी वैज्ञानिक कोशिश तो कहलाएगा, लेकिन उस स्तर की ऊर्जा क्रांति नहीं ला पाएगा जिसकी उम्मीद इसके साथ जोड़ी जाती है। तो पूरी कहानी का सबसे सरल निष्कर्ष क्या है? भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए चाहता है क्योंकि वो सीमित यूरेनियम से अधिकतम लाभ लेना चाहता है। वह इसलिए भी चाहता है क्योंकि यह तकनीक कम उपयोगी या बचे हुए पदार्थों को फिर से मूल्यवान परमाणु ईंधन में बदलने की क्षमता रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत इसे इसलिए चाहता है क्योंकि यही तकनीक उसे थोरियम आधारित आत्मनिर्भर परमाणु भविष्य तक पहुंचने का रास्ता देती है। इसलिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये ऊर्जा नीति है, ये रणनीतिक सोच है, ये वैज्ञानिक धैर्य है, ये लंबी अवधि की राष्ट्रीय योजना है और ये उस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश है जो भारत के सामने दशकों से खड़ा है। क्या हम अपने संसाधनों के आधार पर एक स्थायी, मजबूत और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य बना सकते हैं? कलपक्कम का PFBR इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। सुरक्षित संचालन, विश्वसनीय प्रदर्शन, आर्थिक व्यवहार्यता और भविष्य के लिए तकनीकी तैयारी। अगर भारत इस चुनौती को पार कर लेता है तो आने वाले दशकों में उसकी परमाणु ऊर्जा की कहानी सिर्फ बिजली उत्पादन की कहानी नहीं होगी,
वो होगी दूरदर्शी योजना, संसाधनों के समझदार उपयोग, वैज्ञानिक दृढ़ता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की कहानी। और यही कारण है कि भारत के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बन जाता है।